नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की 70% आबादी गांव में रहती है और उनकी आजीविका का आधार कृषि है। जब हम किसी किसान की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो है एक गरीब, कमज़ोर और बेसहारा टाइप का व्यक्ति जो अपने कृषि के लिए, अपने संसाधनों के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर आधारित है। इस गरीब तबके की भलाई के लिए इसकी आय को दुगुना करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है वर्ष 2022 तक, जब देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मना रहा होगा। बहुत चुनौतीपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है, कठिनाइयों भरा रास्ता है, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। बाकी लक्ष्यों की तरह मोदी सरकार इस लक्ष्य को भी निश्चित रूप से हासिल करेगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। उस कार्य योजना के तहत सबसे पहला काम तो मोदी सरकार ने यह किया कि कृषि मंत्रालय में एक विभाग होता था, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, इसको एक अलग मंत्रालय का रूप दे दिया गया और उसका कार्यभार सौंपा गया है गिरिराज सिंह जी को। दूसरी बार लोकसभा में आए हैं। पहले इन्होंने ये विभाग राज्य स्तर पर बिहार में भी संभाला था, बहुत बखूबी संभाला था। अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। भारतीय मीडिया तो उनको दिखाता ही है, साथ में पाकिस्तान में भी अगर टीआरपी बटोरनी है तो वहाँ का मीडिया इनको खूब दिखाता है। कभी ये कहते हैं कि जो मोदी विरोधी हैं उनको बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कभी मुस्लिम विरोधी बयान आते हैं उनके। इन्हीं सब पर उनसे चर्चा करेंगे आज प्लस माइनस में, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। मोदी के प्रबल समर्थक, हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ चढ़कर बातचीत करने वाले गिरिराज सिंह विद्यार्थी जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनी पहली सरकार में गिरिराज सिंह पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री बने। मंत्री बनने से पहले पार्टी में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और 2002 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। 2014 में पहला ही लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मार्जिन से जीता और मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। नवादा सीट सहयोगी लोजपा के खाते में जाने के बाद पार्टी ने इन्हें बेगूसराय से मैदान में उतारा, जहां इन्होंने जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार को रिकॉर्ड 4,20,000 वोटों से पराजित किया। इनाम स्वरूप इन्हें प्रमोशन मिला और मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इनके समर्थक इनके नाम से फैन क्लब चलाते हैं। क्लब की ओर से ब्लड कैंप और नवरात्रि में फलाहार का कार्यक्रम चलाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग को लेकर क्लब की ओर से 50 किलोमीटर लंबे कपड़े पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो नवंबर में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। वंदे मातरम नहीं कहने वाले को पाकिस्तान भेजने और हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले अपने बयान को लेकर ये विवादों में भी रहे। प्लस माइनस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह से बात की सरना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। गिरिराज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके आए हैं। धन्यवाद जी। आप बिहार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। ये तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने भरोसा की है। इसमें मेरा क्या योगदान है? मैं तो पहले भी एमएसएमई में था तो काम किया। ये बात अलग है कि मीडिया के कारण वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। हमने उस समय भी 10 करोड़ लोगों को रिकॉर्डेड रोजगार मिला, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हम जब भी बोलते थे तो लोग मंदिर, हिंदू, मुसलमान पे ले आते थे। इसलिए मैं तो काम करता हूँ। गिरिराज जी, आप पिछली बारी बेगूसराय से इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन आपको नवादा से लड़ाया। इस बार नवादा से लड़ना चाहते थे लेकिन आपको बेगूसराय से इलेक्शन लड़ाया। तो आपको लगता है पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सांसद नहीं बनाना चाहते? नहीं, इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें। पार्टी में इतनी विश्वसनीयता है कि पार्टी को लगता है कि इसे जहां से लड़ाएंगे जीतेगा। इसका दूसरा पक्ष भी तो है। फिर आपकी नाराजगी क्यों थी? हमारी नाराजगी नहीं थी। हमारी नाराजगी केवल इतना थी कि हमें कॉन्फिडेंस में निर्णय के पहले नहीं लिया गया था, बस और कुछ। जब आपने इलेक्शन लड़ा तो आपका कहा गया मुकाबला है कन्हैया कुमार से,
और आपने खूब कैंपेनिंग भी की, लेकिन मुकाबला तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आप 4,20,000 रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते, तो आप इसका श्रेय किसको दोगे? मैंने जीत के दिन भी मीडिया को कहा और आज भी कह रहा हूं, मेरा एक नया पैसा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हूं। ऊपर महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता। वहां का चुनाव, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मीडिया समाज की नजरों में निष्पक्ष चौथा स्तंभ की विश्वसनीयता को कुछ मीडिया खोने का काम किया। जमीनी हकीकत वर्चुअली हमारे विरोध में प्रचार किया। जितना ज्यादा प्रचार लोगों ने किया, उतना बेगूसराय की जनता इकट्ठा होती गई राष्ट्रवाद और विकास के लिए। और मेरा तो मानना है कि प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का वोट था, एनडीए का वोट था, उसके अलावे 2 से 3 लाख वोट प्रधानमंत्री का था। वो वोट था, उन्हें घर मिला है, हमें भी मिलेगा, इस विश्वास का। उन्हें भी, उनके घर बिजली लगी है, हमें भी बिजली मिलेगी। उनके घर शौचालय बना है, मेरे घर भी बनेंगे। उनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, रोग दिखाने के लिए, इलाज करा, मुझे भी मिलेगा। माने एक विश्वास गरीबों में था। और ये वोट बड़ा साइलेंट वोट था। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद का जीत, प्रधानमंत्री के गरीबों का प्रधानमंत्री पे भरोसा का जीत, और महादेव की दया। आपका ये जो कहना है कि आपके विरोधियों ने प्रचार किया, देखो प्रचार निराधार नहीं था। उन्होंने प्रचार किया कि आपने ये कहा कि जो मोदी विरोधी हैं वो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा लिए पाकिस्तान चले जाएं। विरोधियों ने कहा कि आप मुसलमानों के ऊपर भी उसी तरह से अंकुश लगाना चाहते हैं, उनको भी फैमिली प्लानिंग के दायरे में लाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने प्रचार किया कि आपके ऊपर में जो मुकदमे चल रहे हैं कि किस किस थाने में, उन्होंने कहा कि दानापुर थाने में 1, बढ़िया में 2, मुजफ्फरपुर आरपीएफ में 1, पटना हवाई अड्डा पर 1, आचार संहिता उल्लंघन, स्वामित्व विवाद, रेल परिचालन में व्यवधान, जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन, ये सारे उन्होंने आरोप लगाए। तो बताओ, ये सारे नियम, कायदे, कानून जो उन्होंने बताए, ये तो निराधार नहीं थे? इसका नोटिस भी नहीं लिया जनता, क्योंकि ये चुनाव के सारे केस थे। और जितने केस हैं उसमें से 90%, एक केस था जो गलत साबित है, जो जमीन का बात है, वो आरजेडी के लोगों ने किया था। और तो कहीं रेल रोको है, कहीं चुनाव आचार संहिता है। हमारे ऊपर आज तक जीवन में आपराधिक केस नहीं हुआ। धारा तो आपराधिक ही लगता है, अगर चुनाव का उल्लंघन करते हैं तो आपराधिक ही। रेल रोको कार्यक्रम में अगर बाहर भी आप हैं लेकिन उस काफिले में हैं तो आपका नाम आता है, नेतृत्व कर रहे हैं तब आता है। इसलिए अगर जनता उनकी बातों को नकार दिया। आपको मोदी जी ने एक बहुत चैलेंजिंग काम दिया है और निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली को और आपके सारे कामकाज को देख करके ही दिया है। लक्ष्य रखा गया कि 2022 में जब हम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो किसानों की आय को हम 2 गुना करेंगे। अब किसानों की आय 2 तरीके से होती है, या तो कृषि से या एनिमल वेलफेयर से, एनिमल पशुपालन से, मत्स्य से और इन सब चीज़ों से। तो ये जो अलग से मंत्रालय का गठन किया गया, पहली बारी ये मंत्रालय बना है और आपको भी पहली बारी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिली, तो क्या आपने लक्ष्य रखे, कैसे हम किसानों की आय को 2 गुना करने में कैसे सफल होंगे? देखिए, मैं भाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री ने भरोसा किया और पहला मंत्रालय। जब तक कृषि आधारित पशुधन नहीं होगा तब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। देश में लगभग 15 करोड़ के इर्द गिर्द किसान हैं, लैंड होल्डर। लगभग
हो सकता है कुछ ज्यादा हो जो मेरे जानकारी में, जो अभी किसान सम्मान वाले में उनको पैसा, और 8 करोड़ के लगभग में पशुपालक है। ध्यान देने की बात, 8 करोड़ पशुपालक और 15 करोड़ फसल पालक, क्रॉप्स की जो खेती करते हैं, चाहे डिफरेंट जो भी करें। 2 क्रॉप्स सबसे पॉपुलर और सब जरूरी है, वह है चावल और गेहूं, धान और गेहूं। 16-17 का फिगर, आज तो हम 180 मिलियन पर चले गए दूध का उत्पादन, उस समय 176 था। अब चावल और गेहूं को मिला लेते हैं तो लगभग 4 लाख करोड़ आता है, दूध का 6,14,000 करोड़। तो अगर 4 लाख के इर्द गिर्द क्रॉप से आ रहा है, 2 मेजर क्रॉप्स, केवल एक दूध से 6 लाख करोड़, तो ये साबित करता है कृषि आधारित पशुधन ही किसानों की आमदनी को दुगना करेगा, और हम उसी आधार पर चल रहे हैं। जब हम गाय संवर्धन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि गाय जो हमारे यहाँ पर है वो 8-10 लीटर देती है, वही गाय जब ब्राजील चली जाती है तो वहां जाकर के 40 लीटर दूध देने शुरू करती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गाय के नस्ल सुधार की दृष्टि से हम कहीं ना कहीं असफल हैं। देखिए, आपने विषय अच्छा रखा। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने तो शायद उनके ध्यान में उस समय नारा तो दिए कि देश गांवों का देश है, किसानों में आत्मा बसती है, लेकिन किसान पशुधन के साथ था, उन्होंने उसको नहीं लिया। धन्य लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आज जो क्रॉप्स देख रहे हैं, धान गेहूं मक्का हाइब्रिड, वो उनके कारण 60 के दशक में है। लेकिन हमारी गाय ब्राजील चली गई, जिसकी चर्चा किए आ गया। अब हमने तय किया है, ये मॉब लिंचिंग भी चर्चा सुनते रहते हैं, अब हम 2025 का टारगेट रखे हैं। अभी देखिए, नस्ल सुधार में 1980 से शुरू हुआ, अभी मात्र 30% पशुओं तक पहुंचे हैं। 2 राज्य हैं जो 70% पर गए हैं ऊपर, नहीं तो एवरेज देखते हैं तो 30%। कौन से 2 राज्य गए हैं जी? तमिलनाडु है, केरल है। तो मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक जो दूरी हम 70 साल माने आज तक में गए हैं, वो हम 2025 तक 70% से ऊपर पशुओं में AI जाए, पहला लक्ष्य। लेकिन AI जाए तो प्रकृति का नियम है, आधा मेल आधा फीमेल। यही बहुत बड़ी समस्या है जी कि गाय और भैंस की जब हम बात करते हैं तो पहले तो किसान जो है वो बैल का इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन आज जो ये मेल काफ जो होते हैं उनका क्या किया जाए? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये मोदी का सरकार है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैं पहली बार आपके चैनल पर विस्तृत कह रहा हूं कि मैंने तय किया है कि 19-20 में 30 लाख डोज, जो प्रथम मेरा रेवोल्यूशन होगा, सॉर्टेड सेक्स सीमन, केवल बछिया पैदा होगी। अच्छा, इसको हम मार्च 2020 तक हम 30 लाख डोज प्रोड्यूस कर देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। उसी के द्वारा। लेकिन वो के बछिया का होगा, जिसमें 90% एक्यूरेसी होती है, 10% हमें मेल की जरूरत भी है बुल के लिए, सीमेन के लिए। और 2025 तक ईश्वर ने चाहा, महादेव की दया रहेगी, तो मैं देश के कोशिश करूंगा AI भी अंतिम चरण पर ले जाऊं और सॉर्टेड सेक्स सीमन ही होगा। और हमारा नेक्स्ट होगा इसके साथ साथ ही नहीं कि हम स्टेज वाई एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। अब हम जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 6 से 8
जनरेशन लगता है उसको वहां तक पहुंचने में। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन मैंने जैसे ही दिए, जो आएगा बच्चा वो उसी नस्ल की। अगर हम 10,000 लीटर की एम्ब्रियो दिए हैं तो 10,000 लीटर की बच्चा पैदा हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि महादेव की दया होगी। तो जब कभी सुनते थे कामधेनु गाय होती है, हम उसकी भी कल्पना वैज्ञानिकों के साथ कर चुके हैं। बेंगलोर के वैज्ञानिक हैं, उनके साथ, कि वो कामधेनु ही पैदा होगी हमारी। और ये मैं 2025 तक इसको सैचुरेशन पर ले जाऊंगा, लेकिन शुरुआत हो चुका है। सेक्सीमन से हम शुरू कर रहे हैं, जो अंत में ईटी और आईवी पर जाएंगे और कामधेनु पर जाएंगे। दूसरा आप लेंगे, दुनिया जानता है भारत के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, फलना एक्सपोर्ट, लेकिन कोई नहीं जानता कि लाइव स्टॉक भी एक्सपोर्ट होता। लाइव स्टॉक में मछली भी आता, बोबाइन मीट भी आता। हम अभी 47,000 करोड़ का 45,000 करोड़ का कर रहे हैं, 45,000, जिसे 1 लाख करोड़ पर एक्सपोर्ट ले जाएंगे। 25 से 27,000 करोड़ का बोबाइन में उसे बढ़ाएंगे। भारत का सबसे बड़ा एक क्षेत्र है क्षेत्रफल में, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। वहां 40 से 50 लाख पिगलेट सुअर चाहिए। आपको भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2025 तक हम वहां सैचुरेशन पर ले जाएंगे। और सैचुरेशन पर ही नहीं ले जाएंगे, अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल होटलों के लिए। आगे हम 2 साल के बाद हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लक्ष्य आपने रखे हुए हैं। और जो खासतौर से गाय भैंस के लिए जो आपने रक्षण और संवर्धन दोनों दिशाओं में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप बिहार से आते हैं, हम बिहार की राजनीति पर आपसे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और डेयरी मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज जी, हम बात कर रहे थे बिहार की राजनीति की। आप बिहार से आते हैं। अभी जो आर्टिकल 370 और 35A हटाने का जो मोदी सरकार ने काम किया, उसके कारण से पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हुई। लोगों ने अमित शाह जी को भी और मोदी जी को भी राष्ट्र नायक, महानायक और राष्ट्र पुरुष का दर्जा दिया। लेकिन बिहार से आपके ही जो अलायंस है नीतीश कुमार, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके MP लोकसभा से एब्सटेन कर गए। देखिए, लोकतंत्र है। देश का दुर्भाग्य रहा कि शायद स्वर्गीय सरदार पटेल कश्मीर के मिलन में राजा हरि सिंह साहब से वो होते तो आज न 35A होता, न 70 होती, न किसी को विरोध करना पड़ता, न किसी को हटाना पड़ता। लेकिन दूसरा सरदार पटेल राष्ट्रभक्त कह लें, मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो एक देश एक कानून, अब वहां के गरीबों को नहीं फायदा हो रहा था क्या? कश्मीर फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती और कांग्रेस, यही 3-4 लोगों का कश्मीर है। कश्मीर वहां के लोगों का था, लद्दाख का भी था, जम्मू का भी था, श्रीनगर का भी था। हवा बना के रखा, लोगों को गिरवी बना के रखा पॉलिटिकली,
पॉलिटिकली एक तरह से उनको बंधक बना के रखा। मोदी जी ने मुक्त करा दिया, पहला मुक्ति दिया पंचायती चुनाव करा करके 370 हटने के बाद। जिन लोगों को विरोध करना था विरोध किए, जनता खुश है, विरोध करने वालों की जुबान बंद हो गई, कई लोगों ने समर्थन किया। हमारे जहां बिहार का सवाल है, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद आरसीपी सिंह ने कहा हमारे एजेंडा में था जौहर साहब के समय, लेकिन अब हम उसका भूल गए, स्वागत करते हैं, जो हो गया सो गया। लोकतंत्र है, आज पूरी दुनिया सराह रहा, देश सराह रहा है, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान सबको करना चाहिए। जिसने विरोध किया उनको भी, जो समर्थन किया उनको भी। नीतीश कुमार ने विरोध किया, उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। देश की राजनीति तुष्टीकरण पे चला गया, कश्मीर उसी का देन था। कश्मीर को वोट का सिंबल बना दिया खास वर्ग का, जबकि ऐसा कानून था कि इस राज्य के कोई दूसरे कश्मीर से बाहर के सब जानता है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वहां उनकी कोई मान्यता नहीं थी। 20-20 लाख लोग पड़े थे, हरिजन थे, गिरिजन थे, जिनको राइट नहीं था। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ने देश को अंधा बना दिया राजनीति करने के लिए। देश सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी वोट हो गया। इसी के तहत सब लोगों ने विरोध किया, उन्होंने भी किया। धारा 370 हटने का जो एक 70 साल पुराना सपना था वो साकार हुआ। अब लोग सपना देखते हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत के अंदर मिला लें। ये सपना कब तक साकार होता दिखेगा? देखिए, जब घर का बेटा कोई सामर्थ्यवान होता है तो घर के लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। स्काई चिन्ह को स्वर्गीय पंडित नेहरू ने छोड़ दी, कहा कंकर पत्थर है। कितना दुर्भाग्य था। पीओके से पंडित नेहरू ने सेना को वापस ले लिया। अब देश का विश्वास बढ़ा है और देश पीओके के सिवा कुछ नहीं बांटता। हमारे देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री सबने कहा है, देश ने सुना है, पाकिस्तान ने भी सुना है। भारत आज तक इतना सख्त निर्णय लेने के स्थिति में नहीं था, क्योंकि आज के प्रधानमंत्री के सामने पहले राष्ट्र है तब वोट है। आज तक कांग्रेस के सामने और जो लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं उनके सामने पहले वोट है तब राष्ट्र है। यही अंतर है, इसलिए भरोसा करना स्वाभाविक है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, 303 सीटें अपने दम पर लेकर के आए। ऐसे में आपको लगता है कि बिहार में अभी भी बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत है? देखिए, 303 सीट लाए और 370 को 370 वोट से हटाए, यो ध्यान रखिएगा। ये भी अब बिहार का सवाल है। 2-3 राज्यों में हमारा पुराना गठबंधन रहा है, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। प्रधानमंत्री ने 303 के बाद भी हर एनडीए के पार्टनर का प्रतिनिधि रखे। कई लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाए। हम गठबंधन धर्म का पूरा निर्वहन करेंगे और करते रहे हैं। आगे जो परिस्थितियां आएगी नेतृत्व देखेगा। अभी जैसे 370 हटाई, उसके बाद